जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर के टीवी सीरीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे BHDS 183 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे कि इससे पहले भी और भी क्लासेस अपलोड हो चुकी है BHDS 133 के, और इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है BHDS 183 के नाम से। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आज के सेशन में हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज थोड़ा लंबा सेशन जा सकता है, ठीक है। कुछ 2-3 क्वेश्चन होंगी तो उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ। चलिए आज के सेशन का पहला सवाल को देखते हैं हम लोग। साहित्यिक अनुवाद के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप सबों को पता होगा, ये सब्जेक्ट जो है ना आपका 50 मार्क्स के एग्जाम है, ठीक है। 5 सवालों के उत्तर देने हैं, 10-10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि साहित्यिक अनुवाद के महत्व पर प्रकाश डालना है, तो इसके बारे में आपको पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए इसको देखते हैं क्या कहा जाता है, साहित्यिक अनुवाद के महत्व क्या क्या हैं, उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कहा जाता है, आप सभी यहाँ से ध्यानपूर्वक सुनिए और ध्यानपूर्वक देखिए। कहता है भिन्न भिन्न आधार पर अनुवाद में भिन्न भिन्न भेद किए जा सकते हैं। अनुवाद में जो है ना अलग अलग क्षेत्र अलग अलग तरीके से इसका भेद कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं, इसका बंटवारा कर सकते हैं, है ना। ये अनुवाद जो है ना हम लोग अलग तरीके से अलग आधार पर हम लोग भी अनुवाद कर सकते हैं इसका। ये जरूरी नहीं है कि हर क्षेत्र में जो एक ही अनुवाद हो सकता है, एक ही तरीके अनुवाद हो सकते हैं। अनुवाद कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मूलतः जो है अनुवाद 2 प्रकार के होते हैं। अनुवाद कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मूलतः जो है ना मुख्यतः जो है ना केवल 2 प्रकार के अनुवाद होते हैं। कौन कौन? साहित्यिक अनुवाद व साहित्योत्तर अनुवाद। ये इंपॉर्टेंट है, आप सबों को ध्यान रखना है। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, साहित्यिक अनुवाद की चर्चा करेंगे, इसके महत्व पर हम लोग फोकस करना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी यहाँ तक समझ चुके हैं। और आगे देखते हैं, कहा जाता है इन दोनों प्रकार के अनुवादों में कुछ मूलतः अंतर है। यानी कि कौन कौन से अनुवाद, साहित्यिक अनुवाद और साहित्योत्तर अनुवाद में मूलतः लगभग अंतर है। उस अंतर को जानते हैं पहले। यदि भाव और शब्दपरक अनुवाद के अनुपात को देखा जाए तो साहित्य में भावपरक अनुवाद की मात्रा बहुत कम, अधिक व शब्दपरक अनुवाद की मात्रा बहुत कम या शून्य होती है। मतलब क्या कहा जाता है, साहित्यिक स्रोत में क्या होता है, साहित्यिक अनुवाद में क्या होता है, उसमें भाव अनुवाद की मात्रा जो है ना बहुत अधिक होती है। भाव बोले तो जैसे नहीं होता कि यानी कि कोई भी शब्द है, शब्दों के भाव जो होने लगते, कभी खुशी के भाव, कभी गम के भाव, ये भाव जो भावों को समझो, भावनाओं को समझो, वैसी होती है ना, तो वो उसमें जो ना अधिक मात्रा में होती है। साहित्यिक अनुवाद में ये भाव परक की मात्रा जो ना ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर उसी में शब्द परक की चर्चा करें तो भाव परक की अपेक्षा जो है ना इसमें कम मात्रा का यानी कि शून्य की मात्रा ही सब मिलते हैं। जैसे शब्द परक बोले तो जैसे शब्दों के अर्थ होता है ना, तो उस तरह से ये कम मात्रा में होगी या नहीं के बराबर हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें होना ही होना है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ओके। लेकिन भाव परक जरूर होगा, ठीक है। उसी प्रकार का जो साहित्यिक अनुवाद में जो है ना ठीक इसका विपरीत होता है। मतलब बोले तो इसमें जो है ना क्या भाव परक की मात्रा कम होती है और इसमें जो है ना शब्द परक की भावना ज़्यादा होती है, ठीक है। उसी प्रकार का होता है स्रोत भाषा में लिखित साहित्य को लक्षित भाषा में अनुवाद करने को साहित्यिक अनुवाद कहते हैं। कहा जाता है साहित्य जो स्रोत में भाषा के लिखित साहित्य को, भाषा के लिखित साहित्य को जो लक्ष्य भाषा में अनुवाद करने की जो है साहित्यिक अनुवाद कहते हैं। इसको हम लोग समझ रहे हैं। जो लिखित साहित्य होती है उसके जो लक्ष्य हैं, एम है जिस लैंग्वेज में, उसके अनुवाद को हम लोग क्या कहते हैं, साहित्यिक मतलब वो समझ रहे हो ना, साहित्यिक स्रोत हो गया, साहित्यिक भाषा हो गया, साहित्यिक अनुवाद हो गया, जो साहित्य लिखते हैं, जो अच्छे कहानी लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, ठीक है, उसके बारे में कही जा रही है। जैसे साहित्य की विधाओं में जैसे हो गया आपका कविता हो गया, लघु कथा, कहानी, उपन्यास, आकांकी, नाटक, निबंध, ये सब जो है ना डायरी लेखन, ये सब जीवनी, आत्मकथा, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें निहित है। साहित्यिक मतलब जैसे भी मैंने बताया था क्या आपका कविताएं, पुस्तकें, आत्मकथा, रिपोर्ट या स्मरण, कुछ भी मतलब इसके अंतर्गत आ सकता है, पुस्तक आ सकता है ना। तो इसके बारे में इसमें शामिल है। उसके बाद कहा जाता है साहित्यिक कृतियों का अनुवाद सामान्य अनुवाद से उच्चतर माना जाता है। यानी कि जो इस साहित्यिक कृतियों में जो है अनुवाद जो होता है वो सामान्य अनुवाद, जो नॉर्मल अनुवाद होती है, जो नॉर्मल ट्रांसलेट होती है, ये उससे कई जाना उच्चतर माना जाता है इसको, ठीक है। साहित्यिक अनुवादक कार्य के सभी रूपों में जैसे भावनाओं, सांस्कृतिक बारीकियां और स्वभाव और अन्य लक्ष्य तत्वों का अनुवाद करने में भी सक्षम होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि साहित्यिक अनुवाद वास्तव में संभव नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि सही तरीके से जो हम लोग
साहित्यिक अनुवाद का हम लोग रियलिटी में इसका पॉसिबल नहीं है ना। तो उसके बाद आगे कहा जाता है, दो संस्कृतियों के बीच अनुवाद रूपी पुल के निर्माण में साहित्यिक अनुवाद की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसका सीधा ये कारण है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का साहित्य उस क्षेत्र के संस्कृति, कला और रीतियों के प्रतिनिधित्व करता है। और कहा भी गया है कि साहित्यिक समाज का दर्पण होता है। साहित्यिक जो है समाज का दर्पण होता है। जो साहित्य मतलब क्या होता है, जैसे कविता होती है, आत्मकथा होती है, वो क्या लिखता है उसमें, जो रियलिटी होती है, जो सोसाइटी में चलता है या आसपास की चीज़ों को कल्पना करके वो लिखने की कोशिश करता है ना। अब जैसे कोई भी मूवी भी ले लो जिसके आत्मकथा पर होती है, वो क्या होता है, जो उसकी जीवनी पर आधारित होती है। वो समाज पर क्या होता है, मान के चलो अगर मूवी अगर बना जो रहा है, वो क्या करता है, सब चीज़ों को लेके चलता है। सोसाइटी में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कैसे इफेक्ट पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों को लेके चलता है। यानी कि यही है साहित्यिक जो होती है वो कोई भी कविता भी लिखेगा या कोई भी आत्मकथा लिखेगा, है ना, तो वो सारे के सारे चीज़ें जो है वो समाज की एक दर्पण है। मतलब कि दर्पण बोले तो शीशा जो होती है ना, शीशे की तरह साफ होना चाहिए। मतलब बोले तो जैसे समाज में चाहिए उसके वही से ही आपका प्रस्तुत होना चाहिए। बस यही वह चीज़ है जो साहित्यिक अनुवाद को बेहद उत्तरदायी और कठिन कर्म बना देती है। ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं, अगर मान के चलो गंदी चीज़ें जो है ना, वो गंदी चीज़ों में सफलता जल्दी मिलती है, आपको भी पता होगा। लेकिन जो सही कुकर्म करने वाले हो, जो सही तरीके से जो कर्म करते हैं, उसको सफलता बहुत लेट मिलती है। कोई भी चीज़ों में वो बहुत कठिन होती है ना। जैसे पढ़ाई दे लो, आप सक्सेस होने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर इसी में कुछ फ्रॉड डिग्री होती है, जो मान के चलो किसी तरह टिप टाप के जो है ना एग्जाम पास करने वाले हैं, उसको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पैसा दे दिया हो गया। आपको क्या करना पड़ रहा है, मेरी क्लास कर रहे हैं, क्लास करने के बाद आपको रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन करने के बाद हो सकता है बहुत सारे ऐसे नोट्स भी बनाते हैं, है ना। उसके बाद वो एग्जाम में खुद से लिखते हैं, फिर रिजल्ट का वेट करते हैं। तो बहुत सारी मेहनतें हैं, समझ रहे हो मेरी बातों को आप सभी, है ना। तो कहा जाता है किसी भी साहित्यिक कृति का उसकी मूल भाषा लक्ष्य भाषा में अनुवाद करते समय कितनी ही सावधानियां बरतनी पड़ती है। अब किसी भी चीज़ों का साहित्यिक स्रोत में अगर उसका अनुवाद करना चाहो ना, तो उसके हर चीज़ों को ध्यान रखना होगा, सावधानी बरतना पड़ेगा, कहीं इसका अनुवाद हम गलत ना कर दें। गलत करने के दरमियान जो इसका अनुवाद अगर बहुत इफेक्ट पड़ सकता है सोसाइटी में। अरे ऐसा बहुत चीज़ें देखने को मिला है। आप अपने दोस्तों से ही मान लो, ठीक है, दोस्तों के से ही बात कर रहे हो, आप जो है ना ऐसे वर्ड बोल दिए हो जिसका आप 2 शब्द निकल सकता है। आप ऐसे शब्द बोल दिए हैं, आप उसका ऐसा दूसरा मीनिंग सोच के इसको बोले हैं, लेकिन ये आपका दोस्त जो है कोई और मीनिंग सोच के आपसे दूरी बना लिया है। ऐसा जरूर हुआ होगा। फिर आप दोनों के बीच अनबन होनी है। अनबन होने के बाद जो है ना बाद में आप बताते हैं कि नहीं, मेरा ये सा मतलब नहीं था, मेरा कुछ और मतलब था, लेकिन सामने वाले कुछ और समझ लिया। ऐसा आप सबों के बीच जरूर हुआ होगा कभी ना कभी, है ना। तो यही बातें हैं जो समझाने का प्रयास, जो जिस मकसद से उन्हें वो अनुवाद को बताया, वो उसको ना समझ के किसी और मतलब कोई और उसका मीनिंग समझ लिया, ठीक है, किसी और अर्थ समझ लिया। वो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हो मेरी बातों को, है ना। तो इसी भाई सावधानी बरतनी पड़ती है। ये सभी सावधानियां सांस्कृतिक भिन्नताओं को चलते समस्याओं का रूप ले लेती है, क्योंकि सांस्कृतिक भिन्नता को समाप्त करने के लिए भाषा को मूल संरचना की भाषा में व्यक्त प्रतीकों, भावों और उन विशेषताओं को सटीक तरीके से भाषा का उतारना होता है। यानी कि क्या कहा जाता है, साहित्यिक स्रोत जो है ना इतना सरल, साहित्यिक अनुवाद जो है ना इतना सरल अनुवाद नहीं है। साहित्यिक अनुवाद करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत है और सावधानी बरतनी पड़ती है। इन तमाम चीज़ों की इसमें प्रतीक क्या है, अब मान के चलो कोमा जो है, कोमा का प्रतीक क्या है, कोमा, अब बीच में कोमा अगर देते यूज करते हो तो कोमा का क्या अर्थ हो सकता है, कहाँ रुकनी है, कहाँ फुल स्टॉप जो है, फुल स्टॉप में ब्रेक लगानी है। इन तमाम चीज़ों को हम लोग अनुवाद के तरीके से समझते हैं, इसकी भावों को समझते हैं। अब मान के चलो कि कोई भी ऐसा वर्ड बोल देंगे जिसको जो ना मतलब कि उसका अर्थ तो सेम है लेकिन बोलने का तरीका अलग है, या तो बोलने का तरीका अलग है लेकिन अर्थ अलग है। ऐसा बहुत सारे शब्द हैं हिंदी में खास करके, है ना। कोमा से बहुत कुछ बदल सकता है ना। उसी तरह से इसमें कहता है इसके भावों को, प्रतीकों को, चिन्हों को मतलब विशेष तरीके से इसको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, इनको तमाम चीज़ों को ध्यान करना पड़ता है पहले, उसके बाद इसके बारे में बारीकी से जानना पड़ता है, उसके बाद हम लोग सही तरीके से इसका अनुवाद कर सकते हैं। और साहित्य शामिल समस्त विधाओं के अतिरिक्त शेष विषयों को साहित्य के विषय कहा जाता है। मतलब देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े थे साहित्यिक अनुवाद के बारे में, और अनुवाद 2 प्रकार के होते थे, साहित्यिक अनुवाद और साहित्योत्तर मतलब अनुवाद। तो इसको बारे में हम लोग देख रहे हैं अब।
इनमें मानविकी विषय, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कार्यकालीन, वाणिज्यिक, वित्त कानून आदि विषय शामिल हैं। जैसे क्या हुआ था, हम लोग साहित्यिक अनुवाद में क्या पढ़े थे, उसमें कविताएं हो सकती है, कहानी, आत्मकथा, मतलब साहित्य में जो होती है उसके बारे में वो उजागर करती है। लेकिन साहित्य उत्तर में क्या कहता है, इसमें जो ना जैसे साइंस के बारे में हो गया, इंजीनियरिंग के बारे में हो सकता है, मतलब ये वित्त के बारे में, लॉ के बारे में हो सकता है, इसके बारे में कहा गया है, इसमें यही शामिल होती है। साहित्यिक और साहित्य अनुवादों में मूल अंतर यह है कि साहित्य और अनुवाद करते समय मूल व स्रोत भाषा के साथ साथ समृद्ध विषय का भी पर्याप्त ज्ञान आवश्यक होता है। तकनीकी अनुवाद में मूल भाषा में निहित बहुअर्थी तथा संदिग्ध स्थितियों को समाप्त करके लक्ष्य को परिमार्जित करने का प्रयास शामिल है। मतलब ये सभी चीज़ें इसमें शामिल है। साहित्यिक अनुवाद और साहित्योत्तर अनुवाद, हम लोग को पूछा गया था साहित्यिक अनुवाद, आप इसको नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लिख देते तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा, है ना। इसमें यही है, यही चीज़ें हैं। इसमें आप थोड़ा सा बाकियों से अलग करना पड़ेगा, बाकियों से अलग करना पड़ेगा। बाकी जो करता है वो तो करता ही है, आपको करना ही है, लेकिन कुछ हटके भी करना है आपको, है ना। उसी प्रकार कहा जाता है कि इन सभी विषयों में अनुवाद की मूल समस्या तो वे होगी जो किसी साहित्यिक विषय में आती है, जैसे कि भाषाओं की मूल संस्कृतियाँ, प्रतीक, लोकोक्तियाँ, मुहावरे व विशिष्ट भावों का सटीक प्रस्तुतिकरण। इनमें से प्रत्येक विषय की अपनी विशिष्टताएं के कारण हर विषय के अनुवाद में शामिल समस्याएं विषय संबंधित हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर समस्याएं समान ही रहती है। मतलब किसी भी विषय हो, कोई भी क्षेत्र हो, इसमें सरल भाषा में कोई चीज़ नहीं है, आपको हर चीज़ में कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है, चाहे साहित्यिक अनुवाद हो या साहित्य उत्तर विषय का अनुवाद हो, ठीक है। तो दोनों विषयों में हमें कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार हम लोग साहित्यिक अनुवाद के बारे में देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है उसको भी देखते हैं हम लोग। जैसे कि अगला सवाल है, हम लोग देखेंगे काव्य अनुवाद के उद्देश्य और पद्धतियों का वर्णन कीजिए। काव्य अनुवाद जो है, हम लोग साहित्यिक अनुवाद देखें, अब हम लोग काव्य अनुवाद को जानेंगे। अभी क्या बताया था मैंने, अनुवाद जो दो प्रकार के, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, साहित्यिक और साहित्यता। ये काव्य अनुवाद अलग हैं, इसके उद्देश्य को भी जानेंगे, ठीक है। कविता का अनुवाद कविता में करना आसान नहीं होता है। आप देखोगे जैसे आप हिंदी में पढ़े होगे, उसका जो ना हिंदी का जो कविता होती है उसका अर्थ आप नहीं समझे होंगे, पक्का बोल रहा हूँ मैं। जरूर है कि आपको कठिनाइयाँ बहुत का सामना करना पड़ेगा होगा, नहीं समझ में आया, वो जो गद्यांश दिए होते हैं उसका अर्थ अलग होता है ना। तो ये बहुत ज़्यादा कठिन होती है, यानी कि आसान नहीं होता, खासकर तब जब तुर्कों के विधान का भी निर्वाह किया जाए, है ना। तुकों का छंद के विधान का वो माना जाए। उसके बाद इन काव्य अनुवाद में मौलिक काव्य सा आनंद आएगा, मतलब इसके अनुवाद में जो हम लोग मौलिक काव्य का रुचि आएगा, आनंद आएगा, मजा आएगा, मनोरंजन आएगा। और पढ़िए तो सही, जैसे पढ़िए तो सही काव्य अनुवाद का उनका ताज़ा काम है। कबीर सिब्बल की आई विटनेस पुस्तक का किस किस की जय हो। कपिल जी स्वयं कहते हैं कि कुछ कविताओं का अनुवाद तो मूल से भी अच्छा बन पड़ा है, यानी कि ये एग्जाम्पल के माध्यम से कहा है। एक लेखक हैं कबीर जी, जिनकी पुस्तक थी आई विटनेस, ठीक है, आई विटनेस, जो उसके पुस्तक के माध्यम से कहा जाता है। वो कपिल जी स्वयं कहते हैं कि कविताओं का अनुवाद तो मूल से भी अच्छा बन पड़ा है, मतलब कविता के अनुवाद में कुछ छूट लेनी पड़ती है। कपिल जी ने ये छूट दी तो कविताएं और निखर गई, यानी जितनी छूट देंगे ना वो ज़्यादा से ज़्यादा निखरेगा, वो बहुत अच्छा बनेगा, है ना। तो ये बातें कही जा रही है। उसी प्रकार कहा जाता है कविता का अनुवाद वास्तव में सबसे जटिल कार्य है। अभी मैंने बताया था कविता को समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जटिल हो जाता है ना। किसी भी अन्य विधा के अनुसार अनुवाद की तुलना में कविता का अनुवाद अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। आप ये जो PDF आप पढ़ लोगे, समझ लोगे, लेकिन ये आपको कविता अगर खुद से पढ़ना पड़े ना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ होगी। और चूंकि कविता के अनुवाद में अर्थ, आशय, शब्द योजना, छंद, लय, संस्कृति, काव्य सौंदर्य आदि सबका अनुवाद किया जाना अपेक्षित होता है, इसलिए यह लगभग असंभव प्रतीत होता है, ठीक है। कविता का अनुवाद वास्तव में लक्ष्य भाषा में उसकी पुनर्रचना ही है। कविता के अनुवाद के लिए अनुवाद को कविता की गहरी समझ होनी चाहिए। कविता का अनुवाद यदि कोई कवि ही करे तो बेहतर होगा, क्योंकि इसके लिए मूल कविता और उसके भाव को आत्मसात करके उसे पुनर्जीवन दिया जाता है। मतलब यही कहा जाता है काव्य अनुवाद, मतलब यही होता है आपकी कविताओं के बारे में एक बताया जा रहा है कि कविता के जो अनुवाद होते हैं वो सरल नहीं होते हैं, आसान नहीं होते हैं, वो काफ़ी कठिनाई होती है उसको समझने में। आप याद करो जब बचपन में, जब 8 क्लास, मतलब 8 क्लास में, 10 क्लास में, 7 क्लास में, मतलब इससे पहले जब हिंदी पढ़ते थे
ये भी हिंदी सब्जेक्ट ही है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हिंदी ऑनर्स पेपर रखे हुए हैं, तो उनको भी जो हिंदी सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे कविताएं जो है उसको आप समझ नहीं पा रहे होंगे। अब जरूर है कि टीचर्स ढूंढ रहे होंगे, जैसे हम लोग क्लास कराते हैं, है ना, तो आप लोग को हेल्प हो जाती है। उसी प्रकार इसमें कहते हैं काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ रहे हैं। और कविता के अनुवादक का सहृदय होना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ अनुवाद केवल भाषा और भाषा में नहीं, भावों को नहीं अपितु संकेतों, भिन्नों, प्रतीकों, तमाम चीज़ों का इसमें चुप्पी भी होता है। मतलब कि कविताओं का अर्थ जो होता है ना इतनी अलग तरीके से होता है, उसमें एक कोमा का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें कहाँ चुप्पी मारा जा सकता है, कहाँ क्या अर्थ निकलेगा, कैसी भाव निकलेगा, कैसा प्रतीक का कैसा अर्थ निकलेगा, इसके बारे में हम लोग को जानना बहुत ज़्यादा कठिन हो रहता है। ये आसान नहीं है। यही हुआ है काव्य अनुवाद का उद्देश्य और चुनौती। ठीक है, काव्य उद्देश्य, काव्य अनुवाद के बारे में आप समझ चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ यही है। उसके बाद और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहा जाता है प्रशासनिक भाषा में प्रशासनिक भाषा के वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए। इसके बारे में देखते हैं। हिंदी भाषा में प्रशासनिक भाषा बनने के लिए अपेक्षित सारे गुण विद्यमान हैं, अतः हिंदी हमारी प्रशासनिक भाषा या राजभाषा है। हम कई बार सेशनों में मैंने इसको बताया है, राजभाषा जो हिंदी को बनाया गया है। देखिए आज़ादी जब मिली थी, आज़ादी मिलने के बाद जो है ना 15 सालों तक अंग्रेजी को ही महत्व मिलता था, अभी भी हालांकि मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि उच्च न्यायालय हो गया, उच्चतम न्यायालय में अभी भी अंग्रेजी में ही सब कुछ होती है, लेकिन अब जो है ना हिंदी में भी अब सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे आप मान के चलो कोई भी एप्लीकेशंस अप्लाई करने वाले हो तो उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में मिलने वाली है। पहले होता था सिर्फ अंग्रेजी में हुआ करता था, अब हिंदी में भी है। अब हम लोग को हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में हम लोग जानते हैं, मानते हैं। और प्रशासनिक हिंदी को ही संदर्भ विशेष में कार्यालय हिंदी या राजभाषा हिंदी भाषा कहा जाता है। जैसे मैं क्या बताया था, कार्यालय के सभी चीज़ों में, एप्लीकेशंस में, न्यायालय में, मतलब हिंदी का उपयोग करने लगा है। हालांकि मेन तरीके से अंग्रेजी में ही उपयोग होता है, ठीक है, लेकिन हिंदी का भी मतलब वो मान्यता प्राप्त है। जैसे कहा जाता है भाषा की स्वरूपगत विशेषताओं के आधार पर ये 3 शब्द ही प्रकार है हिंदी के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे पहला होता है बोधगम्यता एवं देखिए यहाँ से देखिए क्या कहा जाता है, बोधगम्यता एवं एकत्वता भाषा की गुणवत्ता एवं सक्रियता को बनाए रखने के लिए कार्यालय साहित्य में अभिधापरक भाषा की ही प्रयोग किया जाता है। विषय वस्तु की सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा जाना इसमें जरूरी होता है। प्रशासन में प्रयुक्त भाषा के स्वस्पष्ट और बोधगम्य होने की मांग के कारण यह अपेक्षा की जाती है कि इसकी वाक्य रचना एक ही अर्थ होना ही अनेक अर्थ है। मतलब यही कहा जाता है भाषा की जो बोधगम्यता होती है इसमें बनाए रखने के लिए क्या होता है, कार्यालय में जितने भी शब्द अनुवाद हैं, साहित्यिक हैं, साहित्य में क्या हुआ जो अभी पहले भी देखे हैं उसके जो भाषा को इसमें प्रयोग किया जाता है। कार्यालय के जितने भी उपयोग करेंगे हम लोग का, जो भी भाषा का प्रयोग करेंगे वो साहित्य का ना हम लोग प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार दूसरा में कहा जाता है निर्व्यापकता। सरकारी तंत्र में अधिकारों का वितरण सुनिश्चित क्रम में होता है। अतः प्रत्येक अधिकारी या तो अपने उच्च अधिकारी के आदेश का पालन करना, यानी कि एक अधिकारी को आदेश देता है या सरकार के निर्णय की सूचना या देता है। दूसरे शब्दों में सरकारी अधिकारी का सरकारी आदेश से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। और सुझाव पर वाक्य प्रयोग ये कहा जाता है प्रशासनिक तंत्र में कर्मचारियों की कई श्रेणियां होती है। कई अधिकारी होता है तो कई उसके अधीनस्थ कर्मचारी, फिर अधीनस्थ कर्मचारी के नीचे भी कई प्रकार के कर्मचारी होते हैं। इनके बीच आदेशों का आदान प्रदान मतलब होता है। एक ऑफिस में क्या होता है, सारे इक्वल तो नहीं होते हैं। कोई बड़े अधिकारी होते हैं, कोई मीडियम में होते हैं, कोई छोटे होते हैं। बड़े मीडियम को अपना आदेश दिया, मीडियम अपने नीचे के अधिकारी को आदेश दिया। फिर उसी प्रकार का औपचारिक भाषा के रूप में प्रशासन तंत्र का पूरा परिवेश पदों की कर्मिक श्रृंखला पर आधारित होता है। इसलिए प्रशासन की भाषा में शिष्टाचार का विशेष महत्व रखा जाता है। प्रशासन की भाषा में शिष्टाचार औपचारिकता के कारण होता है। मान के चलो आपके कार्यालय में है, ठीक है, आप छोटे अधिकारी हो, आप उच्च अधिकारी से जो ना तू तरह में बात करने में, तुम क्या कर लोगे, मतलब ठीक है, तो मतलब ये सही नहीं है। मतलब हर चीज़ों को वहाँ पे अपना देखना होगा, अपना पद हो, ये तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा। आप सही तरीके से आपको बोलना पड़ेगा, प्रशासन के तरीके से वो भाषा का शिष्टाचार अपनाना होगा, है ना। उसी प्रकार का सुनिश्चित एवं व्यवस्थित लेखन परंपरा साहित्य का एक बंधाया ढांचा होता है, यानी कार्यालय भाषा की एक सुनिश्चित एवं व्यवस्थित लेखन परंपरा है। इस तरह साहित्य तैयार करने के लिए उसी बंधाई परिघाटी का अनुपालन करना होता है तथा विकार किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से प्रशासनिक भाषा के बारे में भी है। और
आज के सेशन में हम लोग टोटल 3 क्वेश्चन को देखे विद आंसर और एक्सप्लेन भी किए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन समझने में आया गया होगा। और एक निवेदन भी है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।